नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवदीप इगलानी है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ यूपीएससी अखाड़ा की एक अनूठी पहल डेली करंट अफेयर्स। इस पहल में, इस लेक्चर सीरीज में हम लोग यूपीएससी अखाड़ा की तरफ से हम आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ाएंगे जो लगातार अखबारों में या न्यूज़ में बने रहते हैं और जो कि यूपीएससी के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को याद रखिएगा, ये वो लेक्चर्स नहीं है जो आप बाकी चैनल्स पर सुनते हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ जो करंट अफेयर्स हैं, जो भी दैनिक न्यूज है, उनका एक बम्बार्टमेंट होता है, उनका सिर्फ एक संचय होता है। बल्कि हमारे यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा जिसके कारण से वो खबरें हमारे न्यूज में बनी हुई हैं, वो टॉपिक्स हमारे न्यूज में बने हुए हैं, ये वो आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। ये वही कॉन्सेप्ट रहेगा, ये वही अंडरलाइन कॉन्सेप्ट रहेगा जो कि आखिर में यूपीएससी अपने पेपर्स में पूछता है, वो दोनों प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो इसीलिए ये आज पहला लेक्चर है उसका। आज 2 सितंबर को ये पहला लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है और इसी तरीके से हम लोग हर रोज एक एक कुछ 40 मिनट के लेक्चर्स लाएंगे और इंश्योर करेंगे कि आपको बेहतरीन करंट अफेयर सीरीज मिल सके। साथ ही साथ हर लेक्चर के अंत में आपको एक प्रीलिम्स और मेंस क्वेश्चन करवाया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो कि इन्हीं टॉपिक से लिंक्ड होगा, इन्हीं टॉपिक्स के अधीन होगा, और उसको आपको सॉल्व करना होगा। और जो मेंस के क्वेश्चन होंगे वो स्टूडेंट्स जो अभ्यर्थी हैं वो हमें भेज भी सकते हैं हमारे यूट्यूब कमेंट बॉक्स के साथ, जिसको हमारी टीम चेक करेगी बिल्कुल निशुल्क और आपको उसकी कमियां बताएगी। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पहला टॉपिक है आज का, इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष। कि आप आप जानते होंगे, इसराइल और पैलेस्टीन, जिसको हम फिलिस्तीन भी कहते हैं, उसके बीच में एक संघर्ष, एक कंटिन्यूस विवाद बना ही रहता है। तो इसमें जानेंगे क्यों बना रहता है, क्या रीसेंट कारण क्या है जिसकी वजह से संघर्ष एकदम से बढ़ गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। और साथ ही जानेंगे इसका बैकग्राउंड क्या था। पहले जानते हैं कि क्यों ये न्यूज में है। देखिए क्या हुआ है कि जो कुछ पश्चिमी देश हैं, जैसे कि फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, इन्होंने कहा है कि हम फिलिस्तीन को एक पूरे संप्रभु देश के रूप में मान्यता देने को तैयार है, जिसका इसराइल ने पुरजोर विरोध किया है। और उसके अगेंस्ट कि भाई अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हम जो वेस्ट बैंक है उसको हम ले लेंगे, उसको हम अपने एनेक्स कर लेंगे, उसको हम उपद्रवित कर लेंगे। देखिए समझिएगा, पहले तो ये क्यों जरूरी है। देखिए पैलेस्टीन जो है वो इजराइल का ही एक हिस्सा है, इजराइल के ही साथ एक सटा हुआ एक हिस्सा है, जिसको कई देशों ने एक पूर्ण राज्य या संप्रभु देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। ऐसा क्यों हुआ है ये अभी हम आगे समझेंगे। और एक चीज जो इसमें गौर करने वाली ये है कि जो देश आज फिलिस्तीन को संपूर्ण राज्य के रूप में मान्यता देने को तैयार है, उनमें से अधिकतर नेटो देश है। ये नेटो देश है, ये नेटो, ये कनाडा, ये नेटो देश है। नेटो जो कि अमेरिका के अंतर्गत आते हैं, अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, उन्होंने ये पहल करी है। और इसराइल, जिसके अमेरिका से बहुत अच्छे संबंध हैं, उसके उस समय में इन देशों का इस तरीके से बात करना बहुत ही चिंताजनक है। आगे बढ़ते हैं, पहले जानते हैं कि वेस्ट बैंक है क्या। देखिए कहानी यहाँ पे वेस्ट बैंक के ऊपर है कि वेस्ट बैंक एक जगह है जिसको इसराइल ने कह दिया हम इसको पूर्णतः अपना अपना हिस्सा घोषित कर देंगे। तो पहले जानते हैं है क्या, क्या विवाद है, थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए वेस्ट बैंक क्या है। इसराइल, आप लोगों को मालूम है, इसराइल की अगर हम ज्योग्राफी देखें तो इसराइल कहाँ पर है, मेडिटेरियन सी, जो भूमध्य सागर है, जो सागर है, उसके तट पे बसा हुआ एक छोटा सा देश है इसराइल। ठीक है। अब वेस्ट बैंक किसको कहते हैं। वेस्ट बैंक जो है, ये मत समझिएगा कि वेस्ट बैंक को कभी इसको पश्चिम बैंक मत लिख के आइएगा, पश्चिमी तट मत लिख के आइएगा, ये वेस्ट बैंक ही है। वेस्ट बैंक एक जगह का नाम है। तो वेस्ट बैंक किसे कहते हैं, कई बच्चे इसमें गलती करते हैं। वेस्ट बैंक जो है, जो मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर के साथ जो लगा हुआ इलाका है, वो वेस्ट बैंक है। भूमध्य सागर के वेस्ट में जो इलाका, वो वेस्ट बैंक है। ऐसा नहीं है, वेस्ट बैंक जो है वो जॉर्डन रिवर, तो देखिए यहाँ पर एक रिवर जाती है, जॉर्डन रिवर, और डेड सी आगे जहां पे मिल रहा है,
ये जॉर्डन रिवर जो है वो इजराइल और जॉर्डन की सीमा भी बनाती है। तो जो सीमा जो जॉर्डन रिवर के वेस्ट में या पश्चिम में पड़ रहा है इलाका, उसको वेस्ट बैंक कहा जाता है। ये आपका मार्क किया हुआ है, ये वेस्ट बैंक है। देखिए किस तरह से इजराइल से सटा हुआ है, एक तरह से जॉर्डन से सटा हुआ है। तो जॉर्डन और इजराइल के बीच में जो ये इलाका है जॉर्डन रिवर के पश्चिमी छोर पर, उसे वेस्ट बैंक कहा जाता है। ये वेस्ट बैंक अगर हम यूएन की बात करें तो वेस्ट बैंक जो है ये पहले फिलिस्तीन के पास जाना चाहिए था। कैसे जाना चाहिए था अभी बताएंगे, पर फिलहाल के लिए इजराइल के कब्जे में है। इजराइल और अरब देशों के बीच में एक युद्ध हुआ था 1967 में, जिसके जिसके उपरांत इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। क्योंकि अब ये फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में एक द्वंद्व की स्थिति है, तो आप मान सकते हैं इतना इतना टॉर्चरस है रीजन, ये क्षेत्र इतना टॉर्चरस है कि एक गली इजराइल के कब्जे में है तो दूसरी गली पैलेस्टाइन के कब्जे में है। इतना ज्यादा इसके अंदर उपद्रवी रहते हैं, तो ये इतना ही वॉलेटाइल रीजन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि विवाद कहाँ से शुरू हुआ, क्या था। देखिए, जब विश्व विश्व युद्ध 2 खत्म हुआ, विश्व युद्ध द्वितीय खत्म हुआ, उसमें क्या हुआ, कई सारे ज्यूज जो यहूदी होते हैं उनका स्थानांतरण हुआ, उनको माइग्रेशन, उनको उत्प्रेरणा झेलनी पड़ी, उसके विरुद्ध उन्होंने स्थानांतर कर लिया। कई लोग यूरोप से निकल के मध्य एशिया की तरफ आए। सब जानते हैं हिटलर का वो होलोकास्ट एपिसोड, जिसके अंदर उन्होंने ज्यूज को जो है होलोकास्ट मतलब गैस चैम्बर्स में डाल दिया था, कंसंट्रेशन हाउसेस में डाल दिया। तो ज्यूज के लिए वो जो 1940 से 50 का दशक था बहुत अच्छा नहीं था, को काफी उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इसके चलते उन लोगों ने स्थानांतरण किया ईस्टर्न यूरोप से, वेस्टर्न यूरोप से मध्य एशिया की तरफ। अब युद्ध खत्म हो गया, यूरोपियन देशों के सामने एक चुनौती बन गई कि जो स्थानांतरित ज्यूज हैं, जो यहूदी हैं, या तो उनको वापस बुलाएं। ये वो चाहते नहीं थे, क्योंकि पहले ही इकोनॉमी शैटर्ड है, मुश्किल हो रखी है, इकोनॉमी शैटर्ड है, जो अपनी जनता है उसको नहीं संभाला जा रहा, ज्यूज वापस आ जाएंगे तो कैसे चलेगा। तो यूरोपियन देशों ने एक प्रस्ताव रखा, क्यों ना ज्यूज के लिए, यहूदियों के लिए एक अलग देश बना दिया जाए, जहां पर वो अपना सेटल हो जाए, जिनके लिए पूरा देश बन जाए, हम उनको सपोर्ट कर देंगे फाइनेंशियली, स्ट्रेटेजिकली उनको हम सपोर्ट कर देंगे। तो ये कहानी थी आपकी ईस्टर्न यूरोपियन नेशन की, जो उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक प्रस्ताव रखा। और कहाँ होगी ये देश? ये देश उन्होंने सोचा इजराइल में बनाते हैं। इजराइल इजराइल क्या था? इजराइल उस समय कोई देश नहीं था। जब 1948 की बात हो रही है, 1947-46 की बात हो रही है, तो उस समय इजराइल का अस्तित्व नहीं था। इजराइल एक पैतृक भूमि की तरह से था। जहां पर आज हम इजराइल देखते हैं, वो एक पैतृक भूमि मानी जाती थी ज्यूज के लिए। यहूदियों का मानना था कि उन्होंने ईसा पूर्व वहीं से स्थानांतरण करके यूरोप में आए थे, वो वहीं पे उनका जनक हुआ है, वहीं पे उनका जन्म हुआ है, यहूदी धर्म ने वहीं पे जन्म लिया है। और उसे उनके जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें इजराइल का नाम जरूर दिया गया था, परंतु इजराइल नाम का कोई देश नहीं था उस समय। सो उन्होंने कहा कि क्यों ना इन्हें वही पैतृक भूमि में सेटल कर दिया जाए, उसी पैतृक भूमि में बसा दिया जाए, और उस देश को हम इजराइल का नाम दे देंगे। और उस समय ये जो रीजन है, जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, वो कहाँ था? वो फिलिस्तीन के हिस्से में आता था। अब फिलिस्तीन क्या था? फिलिस्तीन उस समय, देखिए, फिलिस्तीन जो ओटोमन एम्पायर आप समझते हैं, वर्ल्ड वार 1 के दौरान जो खत्म हो गया, प्रथम विश्व युद्ध में खत्म हो गया था, उसके अधीन एक छोटा सा हिस्सा था, एक छोटा सा भूमध्य सागर के पास एक हिस्सा था, जमीन का टुकड़ा था। तो वो फिलिस्तीन कहलाया जाता था ओटोमन सुल्तान के अंदर। मुस्लिम्स के लिए भी बहुत ज्यादा, मुसलमानों के लिए भी एक बहुत ही धार्मिक जगह थी, जेरूसलेम। जेरूसलेम जहां पर जेरूसलेम है, जहां पर कहा जाता है कि रसूल ने, जो कि उनके पैगंबर थे, जो आखिरी पैगंबर थे, उन्होंने अपनी अल्लाह से मिलने की जो उड़ान भरी थी वो जेरूसलेम से भरी थी। तो जेरूसलेम जो कि उस समय फिलिस्तीन का हिस्सा था, वो उनके लिए भी एक बहुत ज्यादा धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा था। जेरूसलेम इसलिए खास है, जेरूसलेम जो है वो ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए और मुसलमानों के लिए बराबर धार्मिक मान्यताएं रखता है। जहां एक तरफ जेरूसलेम यीशु का जन्म स्थान भी माना जाता है, वहीं यही वो स्थान है जहां से कहा जाता है रसूल ने अपनी अल्लाह के पास जाने के लिए उड़ान भरी थी।
तो ये इलाका बहुत वैसे ही धार्मिक मान्यताओं वाला है, और इसी कारण से कई धार्मिक द्वंद्व भी इस जगह पे हम देख सकते हैं, इस जगह के लिए देख सकते हैं। तो पैलेस्टीन जो उस समय ओटोमन एम्पायर, जो 1910 के दशक में ओटोमन एम्पायर के साथ था, वो अब आगे आकर वर्ल्ड विश्व युद्ध एक के बाद ब्रिटेन का एक प्रोटेक्टोरेट बन गया था। ब्रिटेन के अंतर्गत एक उसके एक रखवाली वाला क्षेत्र बन गया था, एक प्रोटेक्टोरेट की तरह था। तो ब्रिटेन ने ये सुझाव रखा, क्यों ना इस फिलिस्तीन को हम डिवाइड कर देते हैं, इसको बंटवारा कर देते हैं, आधा मुसलमानों का, आधा यहूदियों का, और जेरूसलेम जो कि इनकी मेन भूमि है, जो कि असली जहां पे द्वंद्व हो रहा है, उसको भी हम डिवाइड कर देंगे वेस्ट जेरूसलम और ईस्ट जेरूसलम में, पूर्वी और पश्चिमी। पश्चिमी यहूदियों को दे देंगे, पूर्वी फिलिस्तीन के पास मुसलमानों को दे देंगे। तो इस तरीके से ये एक प्रस्ताव रखा गया। लेकिन जो अरब देश थे, जो कि सऊदी अरेबिया हो गया, जॉर्डन हो गया, मिस्र हो गया, इन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारी पैतृक भूमि है, ये यहाँ से हमारे रसूल की भूमि है, ये हम नहीं टूटने देंगे। तो ये एक उनकी तरफ से एक विरोध आया। परंतु परंतु 1948 आते आते यूएन ने इस बंटवारे को, इस टू नेशन प्लान को, इसको टू नेशन प्लान कहते हैं, इस टू नेशन रेजोल्यूशन पास करके फिलिस्तीन को दो हिस्सों में, दो भाग में बांट दिया। एक तरफ थे इजराइल और एक तरफ था फिलिस्तीन। लेकिन अरबी देशों ने और मुसलमान देशों ने, देखिए मैंने पहले शब्द यूज किया था अरबी देश, अब मैं कह रहा हूं अरबी देश और मुसलमान देश। क्यों? क्योंकि इस समय तक एक मुसलमान देश अस्तित्व में आ चुका था, वो मुसलमान देश था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान, ईरान और बाकी अरबी देश भी, उन्होंने फैसला किया कि हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, हमारे रसूल की भूमि को नहीं टूटने दिया जाएगा। जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ, उसमें पुरजोर विरोध हुआ, और इसी के चलते 1948 में प्रथम अरब इजराइल अरब वॉर भी हुई, प्रथम इजराइल अरब संघर्ष भी हुआ, जिसको 2 साल बाद 1950 तक आते आते इजराइल ने पूर्णतः जीत लिया था। पहली हार थी ये अरब देशों के संयुक्त ताकतों की इजराइल के विरुद्ध। आगे भी कई सारी ऐसी द्वंद्व हुए हैं, उसमें इजराइल ही विजेता रहा है। तो 1950 में ये हो गया। अब 1950 में क्या हुआ? 1950 में अरब का संगठन टूट गया था, अरब लीग जिसे कहते थे, वो भी काफी हद तक वीकन हो गया था, काफी हद तक कमजोर हो गया था 2 साल के द्वंद्व के बाद। और इजराइल एक परिपूर्ण रूप से जो है एक देश के रूप में स्थापित हो चुका था। और ये वही समय था जब भारत ने भी उसे मान्यता दे दी थी। ये समझिएगा कि भारत का जो रुख रहा है इजराइल और फिलिस्तीन की तरफ, इनिशियली जो 1947 में नेहरू जी का विचार था, उन्होंने इस टू नेशन रेजोल्यूशन के, ये फिलिस्तीन के बंटवारे का पुरजोर विरोध किया था। नेहरू जी इसके बहुत विरुद्ध में थे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कारण वो ये जानते थे कि हम एक सेक्युलर देश हैं, हमें जो है किसी भी धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं चाहिए, कहीं पर भी, चाहे अपने देश में चाहे कहीं पर भी। तो उनका पहला मानना ये था। दूसरी चीज, क्योंकि भारत ने 1947 में धर्म के नाम पर ही बंटवारा देखा था, तो वैसा वो खून खराबा, वो नेहरू जी का मानना था, हम पूरे विश्व में कहीं नहीं चाहते। इसीलिए इन 2 कारणों से उन्होंने इस 2 स्टेट रेजोल्यूशन का विरोध किया था, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन टूटने थे। परंतु जब 1950 में प्रथम अरब इजराइल युद्ध खत्म हुआ, 1950 में भारत ने भी 1951 आते आते तक इजराइल को मान्यता दे दी और राजनयिक संबंध बना लिए। साथ ही साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने फिलिस्तीन को बाहर छोड़ दिया। फिलिस्तीन के साथ भी आज भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं फिलिस्तीन के लोगों के साथ। और फिलिस्तीन में हमारे शिखर वार्ता भी हुई है पीछे, कुछ साल पहले शिखर वार्ता भी हुई थी फिलिस्तीन के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके साथ। तो फिलिस्तीन को भी हमने जो है बिल्कुल जो संबंध है वो खत्म नहीं किए। इजराइल के साथ जरूर एक मान्यता दे दी गई है, बट फिलिस्तीन को भी कभी हमने संबंध खत्म नहीं किए। आप मानेंगे आज भी कई अरब देश ऐसे हैं, जैसे कि ईरान हो गया, ईरान अरब देश नहीं है याद रखिएगा, बट स्टिल एक मुसलमान देश है। ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इन्होंने आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है। तो ये पूरा प्रस्ताव है, ये थोड़ा लेखा जोखा है, और इसी के चलते आगे का जो हम लोग पढ़ेंगे। तो 1948 तक की कहानी हमने समझ ली। फिर क्या हुआ? 1967 में मिस्र के अगुवाई में फिर एक जो है आक्रमण किया गया इजराइल पर। 1967 में फिर एक आक्रमण हुआ, जो कि 6 दिन तक चला। इसको
हिस्ट्री में 6 डे वॉर की तरह पे जाना जाता है, जिसको हम 6 दिवसीय युद्ध भी कहते हैं। तो एक 6 दिवसीय युद्ध हुआ इजराइल और संयुक्त अरब ताकतों के बीच में, जिसे 6 दिन बाद फिर से इजराइल ने पूर्णतः रूप से जीता। अब इसके दौरान क्या हुआ, इस दौरान इजराइल ने कुछ हिस्से कब्जा लिए थे फिलिस्तीन के और जॉर्डन के, इजिप्ट वगैरह के, मिस्र के। और जो ये वेस्ट बैंक जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, वो उस समय जॉर्डन के अधिकृत था। जॉर्डन उसको प्रोटेक्ट करता था, जॉर्डन से उन्होंने ये वेस्ट बैंक छीन लिया था और आज तक उस पर कब्जा किया हुआ है। यहाँ पर हमें दो चीजें ध्यान रखनी है, एक होता है कब्जा किया जाना और एक होता है अपने खुद को उसको पूर्ण भाग का दर्जा देना। इजराइल ने वेस्ट बैंक को कब्जा जरूर किया था, पर वो उनके किसी भी ऑफिशियल मानचित्र पे, जो उनके मैप्स जारी होते हैं, उनमें कभी भी उन्होंने खुद भी इसे अपने पूर्णतः भाग के रूप में, देश के भाग के रूप में प्रेजेंट नहीं किया। कुछ कुछ आप समझ लीजिए, जिस तरीके से पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान का कब्जाया हुआ क्षेत्र है। समझ रहे हैं, वो कब्जाया हुआ क्षेत्र है। तो वो पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल मैप आता है, जो कि वो पूरे विश्व में भेजता है, उसमें वो हिस्से का जिक्र नहीं करता। उसको भी ऑफिशियली उन्होंने कभी पूरा दर्जा अभी तक नहीं दिया है कि वो हमारे क्षेत्र में आता है। इसी तरीके से इजराइल ने भी वेस्ट बैंक को कभी भी पूर्णतः एनेक्स या उपप्रभवित नहीं किया, ये उनका एक कब्जे वाला क्षेत्र ही बना रहा। सो ये कहानी है जो 1967 में उन्होंने लिया, तब से कब्जे वाला क्षेत्र बना हुआ है। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा उपद्रवी चलती ही रहती है, बहुत ज्यादा द्वंद्व लगा ही रहता है, इतना ज्यादा कि एक हिस्सा पैलेस्तीन के पास है, एक गली पैलेस्तीन के पास है, तो दूसरी गली आपकी इजराइल के कब्जे में रहती है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से ये जो है द्वंद्व चलता ही रहा है। अब जानते हैं भारत का रुख। हालांकि मैं काफी कुछ बता चुका हूं कि भारत जो है 1948 में जरूर इस 2 नेशन रेजोल्यूशन का विरोध किया था यूएन में, और फिर काफी हद तक अरब देशों के साथ भी रहा 2-3 साल तक। पर 1950 आते तक उन्होंने भी इजराइल को पूर्णतः मान्यता दे दी और फिर ये कहा कि इजराइल, और जो एक परिप्रेक्ष्य रखा कि हम चाहते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन आपस में सौम्य व्यवहार के साथ रहे, एक आपस में परस्पर संबंध बनाए और सौम्य व्यवहार के साथ रहे। ये हमारा भारत का जो है स्टैंड था। अभी थोड़ा सा जानते हैं कि क्या भारत ने फिलिस्तीन को मानक दर्जा दिया हुआ है। तो हाँ, भारत ने फिलिस्तीन को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में दर्जा दिया हुआ है। ये 1988 में किया था। भारत उन कुछ चुनिंदा गैर अरब देशों में से एक है जिन्होंने फिलिस्तीन को पूरा का पूरा एक स्टेट माना है। यहां तक कि हमारे राजधानी में फिलिस्तीन की एम्बेसी भी है। तो हम फिलिस्तीन को एक संप्रभु राष्ट्र मानते हैं, साथ साथ हम इजराइल को भी मानते हैं। तो हम उन गिने चुने देशों में से हैं जो कि इन दोनों को संप्रभु राष्ट्र मानते हैं। तो भारत का स्टैंड रहेगा। ये देखिए, आपको हमेशा याद रखना है कि आप कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपके भारत के रुख की तरफ आ सकता है कि इंडिया का क्या स्टैंड है। क्या भारत फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य मानता है, क्या भारत इजराइल को पूर्ण राज्य मानता है, क्या भारत के राजनयिक संबंध हैं इन दोनों के साथ। तो आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट रहेगा कि क्यों भारत ने ऐसा किया, क्या क्या बैकग्राउंड था। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि प्लूरिलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में जानेंगे। क्यों जानेंगे, पहली बात क्या कंटेक्स्ट है, क्यों हम बात कर रहे हैं। देखिए, हाल ही में जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, जिस समय हम बात कर रहे हैं, तो इस समय चीन के तांजिन शहर में एससीओ की शिखर वार्ता, जिसको एनुअल समिट कहते हैं, एनुअल समिट समाप्त हो रही है जिस समय इसको बात कर रहे हैं। तो इस कारण से हमारे लिए ये पढ़ना जरूरी हो जाता है। देखिए, पहले जानते हैं एससीओ है क्या, क्यों हम बात कर रहे हैं और इसका बैकग्राउंड क्या था। देखिए, समझे क्या हुआ। हम ये कहानी शुरू होती है 1991 में, जब यूएसएसआर या फिर सोवियत संघ के टुकड़े हुए, जिसमें कि कई ऐसे देश सामने आए जैसे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये सेंट्रल एशियन एरिया जो है, वो सेंट्रल एशिया में नए नए देश बने। हालांकि ईस्टर्न यूरोप में भी यूक्रेन, यूक्रेन जिसके साथ आज उनका द्वंद्व चल रहा है, वो भी सोवियत संघ का कभी हिस्सा था। बेलारूस हो गया,
हंगेरिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, अजरबैजान हो गया, आर्मेनिया हो गया, पर ये उस हिस्से की बात नहीं है। यहाँ पर जब एससीओ की हम बात करते हैं तो हम किस हिस्से की बात करते हैं? रशिया, चाइना और उसके बीच में जो एक मध्य एशिया आता है, मध्य एशिया आता है जिसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कैस्पियन सी जैसा रीजन है, उस इलाके की हम बात करते हैं। तो 1991 में सोवियत संघ टूटा तो रूस काफी हद तक कमजोर हो चुका था, लेकिन फिर भी चाहता था कि जो सेंट्रल एशियन रीजन है, जो भूमध्य एशिया है, उस पर उसका वर्चस्व बना रहे, किसी ना किसी तरीके से उसके आर्थिक और राजनयिक संबंध, आर्थिक और स्ट्रेटेजिक संबंध उनके साथ बने रहे। ये रूस चाहता था। तो 2001 आते आते रूस और चाइना की सांठगांठ से रूस और चाइना ने एक संधि के दौरान एक फैसला किया कि क्यों ना एक ऐसा हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, एक ऐसा बहुपक्षीय बहुपक्षीय संगठन बनाएं जिसमें ये सारे देश भी हों और हम एक जो है कॉमन फ्रंट पेश कर सकें आर्थिक, सामाजिक हर मामले में। तो 2001 में ये जो संगठन है वो प्रारूप में आया, जिसका पहला नाम था, उसको नाम दिया गया संघाई 5। इसमें जो आपके 5 जो मुख्य देश थे वो थे रशिया और चाइना, जो कि फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिनकी वजह से सब कुछ हुआ। साथ साथ थे तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ये 3 देश थे। आगे चल के उज्बेकिस्तान ने भी इसे जोड़ा, उसी साल में, उसी 2001 में ही इसने उज्बेकिस्तान भी इसके साथ मिला, और उज्बेकिस्तान के मिलते ही इसका नाम संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। देखिए आज के समय में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आज के, अगर हम यूपीएससी की मापदंड देखें या फिर यूपीएससी को छोड़ भी दें और हम ये सोचें कि वैश्विक स्तर पर क्या चल रहा है, ये वैश्विक स्तर पे इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। कारण ये पहला एक लौता ऐसा संगठन है जिसमें भारत, चीन, पाकिस्तान और रूस चारों शामिल हैं। ये एक लौता ऐसा संगठन है, यूएन को छोड़ दिया जाए तो ये वही है। साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान इसके पूर्ण सदस्य हैं। सार्क, आप जानते होंगे सार्क, जो कि अब काफी हद तक डिफंक्ट हो चुका है, जो कि अब काफी हद तक नहीं कार्य करता, सार्क सम्मेलन, उसको हटा दिया जाए तो एससीओ ही एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म बचता है जहां में भारत और पाकिस्तान मिल सकते हैं। ये चीज। दूसरी चीज, क्योंकि जब देखिए एक अमेरिका को इंटरनेशनल रिलेशंस में कहा जा रहा है कि वो एक ढलती हुई शक्ति है। अब ढलती हुई शक्ति अमेरिका है, तो कौन सा नया फ्रंट बन रहा है? कौन सा फ्रंट बन रहा है? वो एशिया का फ्रंट बन रहा है। एशिया में कौन से पावर जरूरी है? चाइना, रशिया, इंडिया, ये तीनों इसके हिस्से हैं। और सबसे बड़ी बात, ईरान, जिसको अमेरिका का जो आज के समय सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, ईरान, वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। तो जो इस ऑर्गेनाइजेशन के इसी कारण से इस ऑर्गेनाइजेशन की महत्ता बहुत बढ़ जाती है, और पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही रहता है। मेंस में भी आया है, प्रीलिम्स में भी आया है। खास करके ये पूछा जाता है कि कौन इनके मेंबर्स हैं और क्या इस समय इसका परिप्रेक्ष्य है, क्यों ये जरूरी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पहले आ चुका है और आगे भी आता ही रहेगा। तो सबसे जरूरी है हमें जानना कि इसके कौन कौन से मेंबर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले 2 फाउंडिंग मेंबर याद कर लीजिए, रशिया और चाइना, जिनकी पहल से बना, और फिर इन्होंने साथ मिलाया किसको? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। आगे चल के उज्बेकिस्तान इसका हिस्सा बना। उज्बेकिस्तान जब हिस्सा बना तो ये बन गया संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आगे आगे आते आते 2010 का समय आया, 2015 का समय आया। 2015 में भारत और पाकिस्तान ने पेशकश करी कि हम भी इस बहुपक्षीय संगठन का हिस्सा बनना चाहते हैं, और 2017 आते आते तक ये दोनों भी पूर्ण सदस्य इसके बन गए। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 5 से शुरू हुआ था, फिर 6 हुआ, अब 8 मेंबर्स हो चुके थे। आगे बढ़े, 2022 में बेलारूस को भी इसके अंदर एंट्री मिली, बेलारूस को भी एक पूर्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त हुआ। एक चीज याद रखिएगा, रशिया और बेलारूस के बीच में बहुत अच्छे संबंध हैं। ये समझिएगा, बेलारूस जो है वो यूक्रेन को बॉर्डर करता हुआ एक छोटा सा देश है।
बेलारूस के साथ रशिया के बहुत अच्छे संबंध है, याद रखेगा, क्योंकि रशिया जो है एससीओ को लीड कर रहा था, एससीओ के साथ उसका एससीओ में उसका वर्चस्व था, तो बेलारूस को भी उन्होंने अपने एससीओ में शामिल किया, इसको याद रखिएगा। फिर आगे चल के 2023 में ईरान को भी इस समूह में लाया गया। ये चाइना की पहल के द्वारा हुआ। चाइना और ईरान के संबंध उस समय काफी गर्मा रहे थे, काफी ज्यादा उनके बीच में नजदीकियां बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही एक तरीके से अमेरिका के खिलाफ थे, तो इस तरीके से आगे चल के हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस बने। एक चीज याद रखिएगा, कौन सा देश इसमें नहीं है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है और बनता ही रहेगा, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान जो है, याद रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान इस संगठन का हिस्सा नहीं है। तुर्कमेनिस्तान एक भूमध्य एशिया का एशिया का देश है, जहां बाकी इसके पड़ोसी सारे सारे एससीओ में शामिल हैं, तुर्कमेनिस्तान आज तक नहीं शामिल हुआ। बहुत खुशी होगी जब अगर कमेंट सेक्शन में कोई मुझे बता पाया कि तुर्कमेनिस्तान क्यों नहीं शामिल होना चाहता, क्यों नहीं शामिल होता है, तो ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। इसी के अंतर्गत थोड़ा सा नजर डालते हैं भारत चीन के बदलते संबंध के ऊपर, क्योंकि इस शिखर वार्ता में क्या हुआ है कि मोदी जी और जी जिनपिंग जो कि चाइना के राष्ट्रपति हैं, दोनों के बीच में एक शिखर वार्ता हुई। पहली द्विपक्षीय शिखर वार्ता थी, करीब पिछले 7 साल में पहली थी। तो ये अपने आप में बहुत ही जरूरी हो गया, इतना कि दोनों के बीच में संबंध इतने ज्यादा खटाई में थे कि जब G20 सम्मेलन जिसकी मेजबानी भारत ने और भारत में ही करी थी, तब जी जिनपिंग जी हमारे देश नहीं आए थे, तब भी एक शिखर वार्ता नहीं हो पाई थी। तो ये पहला 7 साल बाद पहला मौका है जब दोनों के ही राजनायक आपस में मिल रहे हैं, दोनों के ही जो लीडर्स हैं, जो कि टॉप मोस्ट लीडर्स हैं, वो आपस में मिल रहे हैं। मोदी जी और जी जिनपिंग की जो द्विपक्षीय वार्ता काफी देर तक चली, और उसके बाद जी जिनपिंग ने एक बहुत बेहतरीन एक स्टेटमेंट दिया कि हमें सीमा विवाद को, भारत पाक चीन संबंधों को परिभाषित नहीं करने देना चाहिए। हम सब जानते हैं कि पिछले 5 साल से हमारे और चाइना के बीच में एक द्वंद्व बना हुआ है, जो कि आर्म फोर्सेस एक द्वंद्व बना हुआ है। दोनों तरफ से करीब करीब 1 लाख सेना आमने सामने खड़ी है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ। फिर भी ये द्विपक्षीय वार्ता हुई है, और इसमें इन्होंने कहा कि हमें सिर्फ सीमा विवाद की तरफ ही पूर्णतः फोकस नहीं करना चाहिए, और भारत चीन के संबंधों को इसके आगे भी ले जाना चाहिए, इसके अगेंस्ट भी ले जाना चाहिए। तो ये एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया। क्यों हो रहा है? देखिए, गत वर्षों में भारत और यूएसए के बीच में, अमेरिका के बीच में काफी नजदीकियां आ गई थी, और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में हम आगे बढ़ रहे थे। परंतु पिछले कुछ महीनों में जब अमेरिकी सरकार ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाए, कुछ बंधन लगाए, व्यापार बंधन लगाए, तब से एक चाइना की तरफ झुकाव, या फिर एक थर्ड फ्रंट तीसरा परिपेक्ष बनने की जद्दोजहद चल ही रही थी, और इसमें रशिया, इंडिया, चाइना का एक बहुत बड़ा एक्सेस बनता हुआ दिख रहा है। तो इस बात को समझिएगा। एक इसमें जो मैं आपको चाहूंगा इसका ध्यान रखें, ये आपके एथिक्स वगैरह में भी काम आएगा, या फिर GS2 के पेपर में ये वर्ड काम आएगा, व्यवहारवाद या फिर प्रैग्मेटिज्म। जब जी जिनपिंग ने ये बोला कि हमें सीमा विवाद को बीच में नहीं आने देना चाहिए, और सीमा विवाद चलते हुए भी भारत और चीन के अंदर आपसी संबंध बने रहने चाहिए और क्षेत्रों में, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम प्रैग्मेटिज्म का संज्ञा देंगे, या फिर व्यवहारवाद की संज्ञा देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास भारतीय जनगणना। एससीओ पढ़ने के बाद जो अगला टॉपिक हमारे न्यूज में बना हुआ है वो है भारतीय जनगणना, या फिर सेंसस ऑफ इंडिया के तौर पर। हम जानते हैं कि भारत में हर 10 साल बाद एक सेंसस किया जाता है, जनगणना की एक्सरसाइज करी जाती थी।
जो कि 2021 से ड्यू है, परंतु अभी तक हुई नहीं है। और अब भारत सरकार ने फैसला लिया है कि वो 2026-27 में ये होगी। तो हम ये जानना चाहेंगे क्यों कि क्या होती है भारतीय जनगणना, कौन करता है, कैसे करता है और क्या इसके पहलू रहते हैं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। और और पहली बात, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ऐसा हुआ है कि हमको पढ़ना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले ही, कुछ समय पहले ही जो है गृह मंत्रालय ने, याद रखिएगा सेंसस एक्सरसाइज जनगणना गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। गृह मंत्रालय ने 2026-27 में जो जनगणना होनी है उसके लिए बजट की मांग करी है, जो कि 14,700 करोड़ रुपए के आसपास है, टू बी प्रिसाइज 14,619 करोड़ रुपया। और यह बताया है कि यह जनगणना पूर्णतः डिजिटल रहेगी। डिजिटल, ये पहली जनगणना होगी जो पूरी तरीके से डिजिटल होगी। जो पहले जमाने में कहा जा रहा है, अभी इसके और पहलू आगे चलते हुए हम देखेंगे, कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पहले बहुत बड़े बड़े, अगर किसी को याद हो तो इतना बड़ा सा एक कागज लेकर आते थे, उसमें हर सदस्य की डिटेल्स लिखी जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। आपके पास जो जनगणना का अधिकारी आएगा वो सिर्फ एक टैब लेकर आएगा और साथ ही साथ सेम टाइम ही आपका सारा डाटा अपलोड क्लाउड पे किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके की डिजिटल जनगणना होगी। कैसे होगा, क्या होगा, जैसे जैसे ये न्यूज बढ़ती जाएगी हम आपको बताते जाएंगे। तो जनगणना की ये वर्तमान परिवेश था। जानते हैं जनगणना होती क्या है, भारत में क्या इसके पहलू हैं। तो समझिएगा, जनगणना जो है, पहली चीज जो 7th शेड्यूल होता है, 7th शेड्यूल सब जानते हैं, जो भारतीय संविधान का 7th शेड्यूल है उसके लिस्ट 1 में आती है। लिस्ट 1 यानी कि केंद्रीय लिस्ट। इसके ऊपर कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी अधिनियम बनाना के जो ताकत है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय सरकार के पास या फिर पार्लियामेंट के पास या संसद के पास ही है। तो याद रखिएगा, ये लिस्ट 1 में आती है। इसी के अंतर्गत, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेशन होने से पहले ही जनगणना अधिनियम 1948 पास कर दिया गया था, जिसको हम सेंसस एक्ट 1948 भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कहा गया कि जनगणना करना, कराना, उसके लिए कोई बॉडी अधिकृत करना, कोई तिथि निर्धारित करना, ये सब कुछ, आयुक्त बनाना, ये सब कुछ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कारण जरूरी है, क्यों मैंने इतना इसके बारे में बताया है। गत वर्षों में कुछ राज्य जैसे बिहार, उन्होंने अपने राज्य में एक तरीके की जनगणना एक्सरसाइज कराई है। याद रखिएगा, उन्होंने एक सर्वेस कराए हैं, लेकिन उसको कभी भी जनगणना की संज्ञा नहीं दी, उसको कभी सेंसस नहीं बोला, उसको सर्वे बोला गया। तो जो जनगणना है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार करवा सकती है, जो कि राज्य सरकारों ने करवाया है वो सर्वे है। ये याद रखिएगा, उसको सर्वे बोला गया है। जैसे कि बिहार में कास्ट सेंसस हुआ, वो सर्वे है, कास्ट सर्वे है, वो सेंसस नहीं है। सेंसस सिर्फ और सिर्फ भारतीय केंद्र सरकार ही करा सकती है, इसको याद रखिएगा। कराता कौन है? तो देखिए, भारत के जो महापंजीक होते हैं या फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसकी नोडल एजेंसी है। उनका जो उनका कार्यालय है वो इसकी नोडल एजेंसी की तरह आता है। और ये क्या करता है, ये जो है आपके गृह मंत्रालय के अधीन ही काम करता है। एक चीज और याद रखिएगा कि ये वही संस्था है जो कि बर्थ और डेथ यानी जीवन और मरण का भी रिकॉर्ड रखती है। जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट इशू होते हैं, जीवन प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र, वो यही इसी कार्यालय से जारी किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि कैसे प्रक्रिया होती है जनगणना की प्रक्रिया। देखिए, जनगणना की प्रक्रिया 1948 के अधिनियम के तहत ही होती है। आप ये समझिए कि जैसा जैसा उसमें लिखा है, जो उसके अधिनियम बनते हैं उसी के आधार पर होते हैं। उसके अंदर पहला नियम है कि जब जनगणना की एक्सरसाइज शुरू करी जानी हो, उससे 3 महीने पहले ही राज्य अब किसी भी तरीके की सीमाएं नहीं बदल सकते, प्रशासनिक सीमाएं नहीं बदल सकते। वो किसी गांव को एक जिले से दूसरे जिले में नहीं डाल सकते, किसी तहसील की सीमाएं नहीं बदल सकती, जहां तक कि पुलिस थाने तक की सीमाएं निर्धारित कर दी जाती हैं और 3 महीने तक कोई बदलाव नहीं किया जाता। इसको हम लोग कहते हैं फ्रीज कर देना।
जब ये फ्रीज होता है उसके तत्पश्चात ही सेंसस की एक्सरसाइज शुरू की जाती है, इस चीज का याद रखिएगा। और जनगणना 2 चरणों में करी जाती है, जिसमें पहला चरण है मकान सूचीकरण का चरण। इसमें क्या किया जाता है, मकान गिने जाते हैं, कितने मकान हैं। और फिर उसके बाद होता है जनसंख्या गणना। थोड़ा सा बता देते हैं, मजेदार बात है। मकान सूचीकरण के चरण में ना मकान नहीं गिनते, हम क्या गिनते हैं, किचन। हम किचन गिनते हैं, मतलब मोटा मोटा तौर पे एक चूल्हे से कितने लोग खाना खा रहे हैं, ये मानक यूज किया जाता है कि एक चूल्हे पे घर में अगर जितने चूल्हे हैं, मतलब चूल्हे यानी कि गैस पे 4 चूल्हे तो 4 गिनेंगे नहीं, मोटा मोटा समझिए कि जो एक किचन या एक चूल्हे से कितने लोग खाना खा रहे हैं। यानी कि अगर एक मकान में ही 2 किचन है, एक एक फर्स्ट फ्लोर पे, एक सेकंड फ्लोर पे, और दोनों पे अलग अलग परिवार रहते हैं, तो उनको 2 गिना जाएगा, 2 परिवार गिना जाएगा और 2 मकान गिने जाएंगे। तो यहाँ पर जो मानक होता है वो ये कि देखते हैं एक किचन से कितने लोग खाना खा रहे हैं। ये रहा, ये कुछ प्रारूप होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये 2 बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत जरूरी हैं और पेपर में पूछी भी जा सकती हैं। जो सेंसस एक्ट या फिर जनसंख्या अधिनियम 1948 है, किसी भी तरीके से केंद्र सरकार को बाध्य नहीं करता है कि एक निश्चित तिथि पर जनगणना करवाने के लिए। हालांकि आप समझिए कि जो आपका जो जनगणना की प्रक्रिया है वो हर 10 साल बाद हुई है, 1911 से, बल्कि 1861 से, 1861, 1871, आगे चल के ऐसे 1911 हुआ, 1921 हुआ, आगे चल के 2001, 2011, तो हर 10 साल बाद 2000, और आगे आने वाली 2021 में होनी थी, पर कोरोना के कारण वो पोस्टपोन होगी, डिले होती गई। लेकिन इससे जनसंख्या अधिनियम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई उसकी सीमा का उल्लंघन नहीं हुआ है, क्योंकि जनसंख्या अधिनियम किसी भी तरीके से केंद्र सरकार को बाध्य नहीं करता कि एक निश्चित समय बाद उनको जनगणना करानी ही है। इस बात को याद रखिएगा। दूसरी चीज कि जहां वो इसे बाध्य नहीं करता कि उसको इसी समय जनगणना करवानी है, इसी अवधि में जनगणना करवानी है, उस साथ ही साथ वो केंद्र सरकार को यह भी बाध्य नहीं करता कि वो किसी नियंत्रित अंतराल के बाद उसका डाटा जारी करे, उसके आंकड़े जारी करे। ये भी एक बहुत जरूरी पहलू है, क्योंकि 2026 का जो आपका जनगणना है उसके आधार पर डिलिमिटेशन करी जानी है, यानी कि पॉलिटिकल सीमाएं, राजनयिक सीमाएं जो है आपके सांसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्रों की निर्धारित करी जानी है। इसी कारण से वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी बना हुआ है। इसके बारे में चर्चा हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो इसको याद रखिएगा कि किसी भी हाल में जो आपका अधिनियम है वो केंद्र सरकार को बाधित नहीं करता कि वो आंकड़े किसी निर्धारित समय में जारी करे। आगे अगला टॉपिक हम लेते हैं, जो कि आज का आखिरी टॉपिक रहेगा, वो है मॉनसून द्रोणिका का, मॉनसून ट्रफ का। देखिए, क्या होता है मॉनसून द्रोणिका, क्या होता है ट्रफ, और क्यों पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम 2 चीजें समझेंगे, दो कीवर्ड समझेंगे, एक एलपीए और एक मॉनसून द्रोणिका। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुत लगातार वर्षा नॉर्थ इंडिया में हो रही है, और जो सितंबर का महीना चल रहा है, सितंबर के महीने को हम पढ़ते हैं विड्रॉल ऑफ मॉनसून के लिए, मॉनसून खत्म हो जाने के लिए। लेकिन इस समय ना विड्रॉल हो रहा है, ना ही बारिश थमने का नाम ले रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि इसका कारण एक विस्तृत मॉनसून द्रोणिका है, या फिर एक्सटेंडेड मॉनसून ट्रफ है। क्या होता है मॉनसून ट्रफ, ये हम समझेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे, ये भी मौसम विभाग ने बताया है कि ये जो इस समय जो सितंबर के महीने में वर्षा हो रही है, ये लॉन्ग पीरियड एवरेज से काफी अधिक है। लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या होता है, दीर्घ अवधि औसत, क्या मतलब इसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो पहले दीर्घ अवधि औसत के बारे में जान लेते हैं। दीर्घ अवधि औसत कैसे करी जाती है? एक बहुत लंबे समय से, मतलब 50 साल या 30 साल के दौरान जो भी जितनी भी वर्षा एक महीने में होती है, उसके जो एवरेज आती है, उसका जो एवरेज आती है, जो औसत आती है, उसको हम लॉन्ग पीरियड एवरेज की तरह गिनते हैं। अमूमन 50 साल का गिना जाता है, यानी कि अगर 2023 के लिए कर रहे हैं, 2025 चल रहा है, 2025 के लिए नाप रहे हैं, तो 2025 से 1975,
आगे 2026 आ जाएगा, 1976 से 2026, इस तरीके से लॉन्ग पीरियड एवरेज को कैलकुलेट किया जाता है। इससे क्या होता है कि एक तो थोड़ा डायनेमिक हो जाता है, चीजें बदलती रहती हैं, और एक हमें स्टैटिक्स अच्छे मिल जाते हैं। सो 50 वर्ष का जो आज से हमारा वर्ष चल रहा है उसका पिछले 50 वर्ष का हम गिनते हैं। ये नहीं कि 2000 1975 और 2000 के बीच में जो मानक बन गए उन्हीं के बेसिस पे हम वर्षा का अनुमान लगा रहे हैं। नहीं, हर साल उसके पिछले 50 साल का गिना जाता है। जैसे 2025 से 1975 से 2025 का गिना जा रहा है आज के समय। तो इसको हम लोग द्विदावधि औसत के नाम से जाना जाता है। आगे जानते हैं मॉनसून द्रोणिका क्या है, इसको समझिए। जब उत्तरी जब उत्तरी गोलार्ध में या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब गर्मी का समय आता है, जो कि मई से लेके जुलाई तक चलता है या फिर जून तक चलता है, उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में काफी ज्यादा ऊष्मा होती है। जो सूरज की किरणें हैं वो सीधी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं। उस समय ये पूरा पूरा जो रीजन है वो हीट अप हो जाता है, जिसके कारण एक लो प्रेशर जोन जनरेट होता है, फिर कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है। इस निम्न दबाव वाले क्षेत्र से एक कॉन्सेप्ट एक क्षेत्र बनता है जिसको हम लोग हीट लो कहते हैं। इस हीट लो से ही आगे जाके मानसून द्रोणिका या फिर ट्रफ बनता है। ट्रफ क्या है, द्रोणिका क्या है? एक लो प्रेशर रीजन है जो कि बे ऑफ बंगाल से पाकिस्तान तक एक्सटेंड करता है। ये बे ऑफ बंगाल से पाकिस्तान तक एक्सटेंड करने वाला एक कंटिन्यूस से बेल्ट है लो प्रेशर की, और इसी बेल्ट के अंदर 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 ही मॉनसून के डिप्रेशन आते हैं, मॉनसून वाले बादल आते हैं, जिससे कि वर्षा होती है। और याद रखिएगा ये अर्ध स्थायी विशेषता है। अस्थायी विशेषता आप समझे, सेमी परमानेंट। देखिए मॉनसून ट्रफ बना हुआ है, किस तरीके से एक्सटेंड कर रहा है बे ऑफ बंगाल से पाकिस्तान तक। ठीक है, तो ये मॉनसून ट्रफ है। क्योंकि इस साल ये मॉनसून ट्रफ काफी ज्यादा एक्सटेंसिव है, इसी कारण से जो सितंबर के मौसम में मॉनसून विड्रॉ कर जाना चाहिए था वो नहीं हुआ है, और हमें सितंबर में लॉन्ग पीरियड एवरेज से ज्यादा वर्षा देखने को मिल रही है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आप हमारे साथ जुड़ेंगे। इसकी पीपीटी हम लोग YouTube के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी अखाड़ा की वेबसाइट से इन विषयों पर एक व्यापक कंटेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक व्यापक कंटेंट भी हमारी इसी अखाड़ा की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। कल जब हम मिलेंगे तो हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि और न्यूज में आए हैं। साथ ही साथ हम एक प्रीलिम्स का और मेंस का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने यूपी इस वीडियो की शुरुआत में बताया था। हमें उम्मीद रहेगी कि वो आंसर लिख के आप हमें हमारी इस YouTube कमेंट बॉक्स में डालेंगे, और जिसके हमारी टीम बहुत ही खुश रहेगी उसको चेक करने में और आपको आपकी कमियां और स्ट्रेंथ बताने में। तब तक के लिए नमस्कार। आप सब लोगों को कल मिलेंगे इसी समय। धन्यवाद।